देश भर के आंदोलन डर के सरकार बैकफुट पे गई, लेकिन सरकार चालाकी कर रही है। चालाकी सरकार को भारी पड़ जाएगी। देश में आरक्षण पे बात होनी चाहिए कि किसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। इस देश में आरक्षण जाति के आधार पे, पहले आप जाति खत्म करोगे तभी तो आरक्षण खत्म होगा। मेरा 2022 में अपमान हुआ, राजनीतिक अपमान, कि मैं चुनाव लड़ा और मेरी जमानत जब्त होगी। मैं उससे घबराया नहीं, क्योंकि कदम चले हैं तो गिरेंगे भी, रुकेंगे भी, थकेंगे भी। अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं किसी को ना थोड़ा ही कर रहा हूँ। अगर कोई आके कहेगा कि भाई हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो मैं उसको स्वागत करूँ। चंद्रशेखर, एक बड़ा आंदोलन हुआ देश में, सरकार की तो अलग बात है, क्या विपक्ष इसको पूरी तरह समझ पाया? बिल्कुल समझ पाया। मैं और विपक्ष की तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने आप के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं पहला शख्स था जिसने उस 12 तारीख को उस आंदोलन को सपोर्ट किया। तब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। 13 तारीख को जहाँ बैठे यहीं, उसकी जो लीडरशिप थी उस आंदोलन की, वो यहाँ मुझसे मिली। 15 तारीख का मैंने जाने का ऐलान किया। और मैं समझता हूँ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के जो नेशनल लीडरशिप है वो तब तक नहीं गई थी। मेरे बाद सब लोग गए हैं। मैं उस बात को समझता हूँ एक नौजवान होने के नाते कि देश के नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने हर तरह का सहयोग किया उस आंदोलन को, कि जिससे वो आंदोलन अपनी मांगों को पूर्ण कराने में सफल हो पाए। वो यही नीले पटके वाला और बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करने वाला आपको मिलेगा जब आपने उसको कवर किया होगा। आपने तो बहुत कवर किया, मैंने देखा, मेरी निगाह थी उस पर, क्योंकि नौजवानों कोई प्रोटेस्ट था। हालांकि जो लोग लीड कर रहे थे उनको इस तरह का फील्ड का अनुभव नहीं था, तो हमने जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते थे हमने की। अब जब सरकार ने ज़्यादातर मांगे उनकी मान ली हैं, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो एक तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को जो उस प्रोटेस्ट में थे, आपको कहाँ जाता दिख रहा है ये पूरा मूवमेंट? क्या मांग पूरी होने के साथ ये ख़त्म हो रहा है या ये और बढ़ेगा आगे? तो 25 को इस्तीफा हुआ, मैं उस दिन प्रोटेस्ट में था, जब मेरे पास मुझे मीडिया ने बताया कि साहब इस्तीफा हो गया, आपकी मांग पूरी हो गई है। लेकिन और जो 2-3 मांगे रखी थी वो लीडरशिप ने, उस पर भी कहा, गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। एक तो गवर्नमेंट अपने वादे से मुकर रही है, FIRs हो रही हैं, चिन्हित करके बच्चों को सताया जा रहा है, और जो जिन लोगों ने जिस भी तरह का सहयोग किया, किसने खाने का, किसने पानी का, उनको चिन्हित करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन उन्होंने किया, उनके पास जाके FIR, कुछ लोगों को पीटना, डराना, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ से लोग आए थे उनको डराने का, फ़ोन के जरिए उनके अकाउंट सस्पेंड करने का, ये जो अब हो रहा है, ये सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। सरकार इस बात को नहीं जानती उनका मुकाबला किससे है। उनका मुकाबला पॉलिटिशियन से नहीं है, उनका मुकाबला किसी सोशल मूवमेंट से नहीं है, उनका मुकाबला उस एज ग्रुप के बच्चों से जो उस समय में कुछ नहीं सुनना चाहते। आपने जो किया, और जब जो जैसे लोगों ने देखा तो लोगों को ये महसूस हुआ कि अगर आज हम वहाँ नहीं खड़े हैं तो ये आज हम खुद से धोखा कर रहे हैं, हम नौजवान नहीं हैं, हम अपने भाई बहनों की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो जो लगातार भीड़ बढ़ रही थी उस सरकार के अंदर चिंता पैदा कर रही थी। और जिस तरह से बिहार में गोली चला दी इन्होंने, AK-47 का यूज हुआ, और जिससे बच्चों को पिटा, तो प्रोटेस्ट बढ़ रहा था नेशन वाइज। तो सरकार को समझ आ गया कि अब इसको रोका नहीं जा सकता, तो अब इस पर बैक होना पड़ेगा, और सरकार ने वही किया। देश भर के आंदोलन डर के सरकार बैकफुट पे गई, लेकिन सरकार चालाकी कर रही है। चालाकी सरकार को भारी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये नौजवान हैं, जिस एज में हैं उस एज में सुनेंगे नहीं, आपको इनकी सुननी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर इस बात को समझ गए हैं, इसलिए बार बार इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं। तो सरकार इस आंदोलन को समझ नहीं पाई थी, और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी कि 2 से 5 हज़ार बच्चे आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं कह सकता इस बात को कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं उनके बीच में था, गोली चल रही थी, पैलेट्स गन चल रही थी, मुझे भी लग सकती थी, मेरी भी आंख जा सकती थी, पत्रकारों को लगी है। आपने तो कुचलने के लिए क्या नहीं किया, आपने तो ये भी देखा सामने कौन है, आपने बस चला दी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आप उस समय के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे, और आप ट्रीट इस तरह कर रहे थे जिस तरह आप टेररिस्टों से, क्रिमिनल्स लोगों से कर रहे हो। आपने अपने बच्चों को मार दिया, उनको लाठियों से पीटा, उनके सर फोड़ दिए, उनके पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। देश ने देखा है वो मंजर, लोगों में बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति। चंद्रशेखर, ये प्रोटेस्ट के बाद, इस्तीफा होने के बाद, क्या आपकी जो CJP की लीडरशिप है उससे कोई बात हुई है, या अब वो अपने रास्ते हैं, आप अपने रास्ते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, मैंने उनको फिर भी कहा था 23 में भी कि जब उनको आवश्यकता पड़ेगी, उन पर कोई आँच आएगी, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ये।
आप समझो, वो शिक्षा के जिस विषय पे आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको हम लंबे समय से शिक्षा पे हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, अब उनके देखिए, अब उनको जो तय करना है या करना वो उनका अपना वो है। लेकिन फिर कभी अगर इशू बेस कुछ आएगा और उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग मदद करेंगे। हम लोग एक कैडराई संगठन है, हमने तो एक दिन के कॉल में पूरे देश में आंदोलन कराया। अगर आप जंतर मंतर की बात करें या आसपास की बात करें या उस प्रोटेस्ट के दौरान लग रहे नारों की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर और जय भीम का नारा बहुत लग रहा था। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से जो ये नारा इतनी तेजी से गूंजा है, इसका राजनीति पे भी असर हो सकता है? नहीं, ये नारा तो बहुत तेजी से पहले से गूंज रहा है, सुनना लोगों ने अब शुरू किया है। मैंने कहा ना, जब हम 21 मई 2017 को दिल्ली जंतर मंतर आए थे तो भी यही नारा गूंज रहा था। उसके बाद भी हम जो है यूजीसी पे आए तो भी ये नारा गूंज रहा था। उसके एनआरसी पे आए, एनआरसी याद है आपको, जमा मस्जिद, तो भी यही नारा गूंज रहा था। आप तो थे वहाँ मेरे साथ, जब आपको क्या था एनआरसी पे, संविधान लेके एक व्यक्ति खड़ा था और ये कह रहा था कि देश संविधान चलेगा। तो जय भीम का नारा तो देश में गूंज, ये आंदोलन का प्रतीक हो गया है। बेसिकली इसको इस तरह समझना पड़ेगा, जो जय भीम को नहीं समझते हैं, जो इसके पीछे के उद्देश्य को नहीं समझते, उनको असहायता हो सकती है। ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, किसी जाति का नारा नहीं है, ये क्रांति का बिगुल है। जिस तरह इनकलाब जिंदाबाद क्रांतिकारियों ने चलाया, उसी तरह से अन्याय शोषण के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जय भीम का नारा सबसे मजबूत नारा, और यहाँ नहीं दुनिया में लगता है। जब प्रोटेस्टर्स अपनी मांग करने आते हैं तो उन्हें बार बार सीने पे संविधान लेके क्यों आना उसके पड़ता पीछे है? कारण है, देखिए, हालांकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है मगर कहना पड़ेगा, जागरूकता की कमी है। जब कोई अन्याय होता है तो उसको लगता है कि अब मैं कैसे लड़ पाऊंगा, मुझे लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो लड़ने की शक्ति ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है आपको। आपने उसमें ये कहा कि क्यों आना पड़ता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा क्यों आना पड़ता है। क्योंकि संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, सरकारों ने जिम्मेदारी नहीं बरती है, सरकारों ने अंतिम व्यक्ति तक वो सहयोग नहीं पहुंचाया। सरकार ये बात समझती थी, किसी की भी रही हो, कि अगर मूलभूत सुविधाएं सब लोगों तक पहुंच जाएगी, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोजगार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन अगर लोगों तक पहुंच जाएगा, न्याय लोगों तक पहुंच जाएगा, तो सरकारों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकारों ने उनको झूठन तक जिंदा रखा है। आप प्रोटेस्ट से निकले हुए नेता है, इसी प्रोटेस्ट से आपको जो है राजनीति में जगह मिली, संसद तक आप पहुंचे। अपने अनुभव के आधार पर, मौजूदा आधार के जो अभी हालात हैं उसके आधार पर अगर आप आकलन करें, क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट का दायरा या जगह सिमट रही है? बिल्कुल सिमट रही। सरकार आलोचना नहीं सुनना चाहती है, सरकार विरोध नहीं सुनना चाहती है, सरकार जनता को नहीं सुनना चाहती है, वो उस पर आरोप लगाना चाहती है, वो यहाँ के मीडिया के जरिए उसकी क्रेडिबिलिटी को गिराना चाहती है। जो बच्चों के साथ हो, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी को मैं महसूस कर सकता हूँ कि जहाँ 100 बच्चे नहीं खड़े रखते, वहाँ 500 बच्चे खड़े थे और आप लाठी मार रहे थे, मर जाते दब के। वो पिटे हुए बच्चे, आंसू गैस के गोलों के धुएं से पीड़ित बच्चे, लाठियों से पीड़ित बच्चे क्या मांग रहे थे? पानी। आप क्या दे रहे थे? दोबारा आंसू गैस के गोले, पैलेट गन्स। आप क्या दे रहे थे? थप्पड़, मुक्के, गालियां, कपड़े खींच रहे थे आप उनके, लात मार रहे थे आप उनको। क्या कर रहे थे आप? आपने जानवरों जैसा सलूक किया। सरकार पे कोई जवाब नहीं है। सरकार इसलिए जो है चर्चा से भागना चाहती, सरकार इसलिए सामने नहीं आना चाहती कि सरकार ने जो किया वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो सकता। वो तूफान था, वो क्या कर देता किसी को नहीं पता था। अगर मेरे जैसे जिम्मेदार लोग बीच में आकर नहीं रोकते, जिनको राष्ट्र प्रेम है, जो देशभक्त हैं, तो क्या हो जाता? देश में तमाशा बन जाता। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह देखते हैं हम लोग। और जो कहते हैं कि गोली चल जाती, गोली वोली चलाना इतना आसान नहीं है देश के बच्चों पे। जो करा उसी का जवाब देते। एक बच्चा मारते आप, नौजवान खड़ा हो जाता, उखाड़ के फेंक देता आपको। क्या समझ रहे हो आप? चंद्रशेखर, अभी जब हम बात कर रहे हैं इस आंदोलन की, जैनजी प्रोटेस्ट की, सीजेपी प्रोटेस्ट की, सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है रिजर्वेशन के खिलाफ। अगर ये आंदोलन जमीन पर आया तब हालात कैसे होंगे? आप कैसे देख रहे हैं? स्वागत करेंगे हम इस आंदोलन का, स्वागत करेंगे। होना चाहिए, उनको आना चाहिए। देश में आरक्षण पे बात होनी चाहिए कि किसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। कुछ को आज़ादी के बाद मिल रहा है, लेकिन कुछ को आज़ादी से पहले मिल रहा है, हजारों साल से। और यहाँ 2019 से ईडब्ल्यूएस मिल रहा है। अगर आरक्षण इतना बुरा लग रहा है, हटाना चाहते तो लेके क्यों ले रहे हो? पहले जो आपको मिल रहा था उसी का विरोध करते थे, आरक्षण से अयोग्य लोग आ जाते हैं।
और जहां नहीं है, जिनकी आप लाओ ना जाति गणना करा के लाओ आरक्षण, अगर आरक्षण ज्यादा लोगों को मिल रहा हो तो आप करो इस पर चर्चा, हम लोग तैयार हैं चर्चा के लिए। लेकिन आरक्षण खत्म कैसे होगा इस देश में? आरक्षण जाति के आधार पर, पहले आप जाति खत्म करोगे तभी तो आरक्षण खत्म होगा। जब जातियों के आधार भेदभाव खत्म नहीं होगा तो कैसे आप आरक्षण खत्म कर दोगे? आप समझो, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है ये जो अच्छा खाने लगी है, जो कुपोषण का शिकार नहीं हो रही है, जो अच्छा पहनने लगी है, जिसको अच्छे स्कूल मिले हैं, जिसको कॉलेज मिले हैं, वो जनरल मेरिट को फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय बदल नहीं रहा है, कुछ समय लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप जातीय भेदभाव करोगे तो फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप आंकड़े उठा लो ना, आप देख लो किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। अगर किसी का ज़्यादा तो हटा दो। देश पे आरक्षण चर्चा होती, सामान्य जाति के बच्चे जानते ही नहीं, उनके माँ बाप कहें या उनके टीचर्स कहें या कुछ इस तरह की सोच के संगठनों ने उनको पूर्वाग्रह से में डाल के रखा हुआ है। आज भी इस देश में ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? सोचो आप, क्यों होती है? क्योंकि जातीय है, भारत की जाति सच्चाई है। तो मैं तो कहता जाति खत्म करो, ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। सोचो इस देश में कोई जाति नहीं है, अब आरक्षण किस आधार पर दे दोगे? तो जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो गया ना। तो आओ शुरुआत करो जातिहीन समाज बनाने की। आइए रेस की लाइन एक करते हैं। आपको कास्ट आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है और आपकी पॉलिटिक्स को भी कास्ट आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है, लेकिन लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि एक खास वर्ग का नेता दिखकर, जो आमतौर पे मीडिया दिखाता है जिस तरीके की आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाएंगे? मेरा मतलब है सत्ता तक। देखो, मैं किसी के देखने के नज़रिए को नहीं बदल सकता। अगर कोई मेरी वाइट शर्ट को ब्लैक देखना चाहता है तो ये उसके देखने का नज़रिया है। ये जो प्रोटेस्टर थे जिनके लिए मैं जान को दांव पे लगा के रात को रहा वहाँ, जिनके लिए मैंने इतना संगठन जो है कह के लोगों को जुटाया, जिनके लिए मैं बीच में खड़ा था। आपको पता आईबी की रिपोर्ट क्या थी 19 तारीख की रात को? 20 तारीख का कोई बड़ा नेता ना जाए पब्लिक के बीच में, क्योंकि क्राउड अनगाइडेड क्राउड है कि कोई मर भी सकता है गुस्से में, पब्लिक किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि मंत्री पिटे थे ना नेपाल में, बांग्लादेश में, किस तरह मारा था जानवर की तरह। तो कौन था मेरे अलावा? आप नाम बता दो, एक मैं मान जाऊंगा। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको उस तरह की अपनी जान का खतरा ना हो, जो गया हो। मैं अकेला आदमी खड़ा था। सब लोग मेरे समर्थक नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए? किसी एक जाति के लिए खड़ा था, हर उस बच्चे के लिए खड़ा जिसके भविष्य से बात हो रही। जब मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ? किसी एक जाति के लिए? मैं पूरे देश के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। जब मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ किसी एक जाति के लिए कर रहा हूँ। तो मैं फिर कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिख के देश की सारी महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान का जीवन हक अधिकार दी, उनको भी जाति से जोड़ा जाता है। मैं पहलवान बेटियों के आंदोलन में भी था। मैं मुस्लिम समाज को जब कोई छू नहीं रहा था आंदोलन में, एनआरसी से दूरी बना के बैठे थे, तो मैं अकेला आदमी था नॉन मुस्लिम जो जेल गया, जिसने लाठियाँ खाई। अकेला आदमी था जो पूरे देश में जाके लड़ा, स्पीच दी, लोगों में विश्वास पैदा किया कि आप अकेले नहीं हैं। जब 49 शिक्षक भर्ती का आंदोलन हुआ तो मैं 5 दिन तक अकेला था, वहाँ सड़कों पर पड़ा था। जैसा मैंने बताया किसानों का आंदोलन हुआ, हम तो किसान भी नहीं है, किसान खेती कहाँ है कमज़ोर वर्गों पे, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो मैं उनके आंदोलन में भी 13 महीने हर उनके बंद में रहा, हर उस प्रोटेस्ट को मैंने सपोर्ट किया। तो फिर भी मैं जाति के आधार पे मुझे कुछ भी देखा जाए, लेकिन मैं भारतीय हूँ और मैंने 20 तारीख को जो किया वो भारतीय होने की जिम्मेदारी अदा की। अब यूपी के चुनाव हैं। पिछली बार तो आप अकेले लड़े थे, बात चल रही थी, आखिरी मोमेंट तक पहुंची थी, कई मुलाकातें हुई थी विपक्ष से, खासकर अखिलेश जी से आपकी। इस बार क्या तैयारी है आपकी? तो मैं खाली नहीं बैठा 2022 के बाद। मेरा 2022 में अपमान हुआ, राजनीतिक अपमान, कि मैं चुनाव लड़ा और मेरी जमानत जब्त होगी। मैं उससे घबराया नहीं, क्योंकि कदम चले हैं तो गिरेंगे भी, रुकेंगे भी, थकेंगे भी, फिर चले दोबारा से। 2024 में मुकाबला किया। पहले सोचा था इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे, उनको हमारी आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। फिर अपने बलबूते पर लड़े, जनता के आशीर्वाद से लड़े, तो जीत के आए। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और हमने आज ही 45 प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। अब वो तैयारी करेंगे, बूथ कमेटी हमारी तैयार है। हम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल निराश नहीं है। हमने मेहनत की, हमें मेहनत पर भरोसा है, हमें जनता पे भरोसा है, हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं? तो मैं किसी को ना थोड़ा ही कर रहा हूँ। अगर कोई आके कहेगा कि भाई हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो मैं उसको स्वागत करूंगा। मैं किसी को ना नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, जिनसे मेरा वैचारिक विरोध है। लेकिन बहुत से लोग आपको मैं सुनता हूँ कहते हैं अब चंद्रशेखर बीजेपी के एजेंट हो गए। मैंने खुद सुना है कई जगह। कौन कहता है? लोग कहते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग मुझे जातीय नेता भी कहते हैं, किस आधार पर कह सकते हो? पहला सवाल, मैं अकेला नहीं लड़ना चाहता 2024 में। किसने मेरे खिलाफ प्रत्याशी लड़ाया? मैं तो एक सीट पर लड़ना चाहता था।
कौन किसकी मदद कर रहा था? चलो आते हैं, बात करते हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कह के आए कि कांग्रेस बहुत चतुर पार्टी है, चालाक पार्टी, इनको वोट मत देना। ऑफिशियल है, आप कहोगे दिखा दूंगा। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी थी और आज भाजपा के साथ भी है, और अभी भी क्या है, टीएमसी का इतने एमपी टूट के चले गए भाजपा में। कौन एजेंडा किसका? कमजोरों की लीडरशिप खड़ी होती है तो जो स्थापित लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है। और यहाँ बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। कौन किसी को अवसर देते हैं? तो हमने बाबा साहब से सीखा है कि लोकतंत्र में अपना दल बनाओ, उससे बल पैदा करो और अपनी समस्याओं का हल करो। तो चंद्रशेखर पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन मुकाबला करो ना, मुकाबला करो। वही मैं कह रहा हूँ, पिछली बार 2000 इस बार मुकाबला बहुत शानदार होगा। अगर अब बातचीत होगी तो जाहिर तौर पर बातचीत तो सीटों पे ही होती है, आखिर माह के तो समीकरण वही होता है। तो किस बात से आप बात शुरू करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं उधर से बात होनी चाहिए। नहीं, जो आएगा कोई प्रपोजल लेके तो उससे बात करूंगा, खाली तो नहीं बैठा हूँ। बहुत लेकिन काम पिछली है। बार से तो आगे बढ़ के ही बात करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना, खाली नहीं बैठा हूँ, काम बहुत है मेरे पास। ये बेचारे जो हैं, इनकी गलतफहमी में अभी 27 में मेरे लोग दूर करेंगे। इस बार गुलाम नहीं है किसी के, कोई वोट दे किसी को और फिर ढूंढा ना मिले नेता। वो अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं। आजम भाई के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिलाया। आप हमेशा मायावती जी को बुआ जी कह के संबोधित करते हैं, नहीं, बहन जी भी कहता हूँ। बहन जी भी कहते हैं, एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी उनकी तरफ से वो गर्माहट आपके लिए नहीं देखी। आगे पॉलिटिक्स होगी, यूपी में आप जाएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम उसी आंदोलन को चला रहे हैं जिस आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज के आंदोलन को चला रहे थे। देखिए, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी समाज की और आवश्यकताएं हैं। जो मिला था वो छिन रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, जो जमीनें मिली थी वो भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली है। तो आप बीएसपी की खाली हो रही जमीन भरेंगे, वहां अपनी जगह बनाएंगे, मौका मिला उनके साथ आएंगे, क्या करेंगे? मतलब देखो, क्योंकि अभी तक तो हमें ज्यादा दिन समाज इंतजार नहीं करेगा, ज्यादा दिन समाज सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहेगा। 2012 के बाद हम लोग लगातार सत्ता से बाहर हैं। सत्ता में बाहर रहने की वजह से क्या हुआ कि जो हम पे था वो हमारी जमा पूंजी भी लगभग चली गई। सरकार ने हमें नचोड़ दिए, नुकसान पहुंचा दिया है, नए अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। तो अब समाज चाहता है कि पावर बने। पावर ऐसी नहीं चाहिए कि जिसमें हमारे लोग हाथ फैला करने की भूमिका हो। पावर वो चाहते हैं कि हमारे आदमी कलम में ताकत हो। इसलिए हमारी जरूरत ये है कि हम पावर में आकर अपने लोगों का भला करें, ना कि ये सोचे कि कौन कमजोर हो रहा है, कौन ताकतवर हो रहा है। हम तो भाजपा से भी लड़ रहे हैं, 12 साल से सेंटर में लड़ रहे हैं और 10 साल करीब होने आए उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हम तो लड़ ही रहे हैं। जेल किसने काटी है? इन्हीं एजेंटों ने, जो 16-16 महीने जेल रहे। लाठियां किसने खाई? इन्हीं एजेंटों ने, जो तिहाड़ में 2-2 बार रहे। नखून किनके खींचे, दांत किनके टूटे, रीढ़ की हड्डी किनकी जो है में गैप कर दिया गया, किसको गोली लगी? इन्हीं एजेंटों को। बाकी तो किसी को नहीं लगी, जो अंदर से हाथ मिलाए बैठे उनमें तो किसी को नहीं लगी। और मैं तो फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता, कोई हाथ मिलाए ना मिलाए। अच्छा, आप कितनी शिद्दत से चाहेंगे कि आपका जो विपक्ष की पार्टियां हैं, समाजवादी, कांग्रेस या दूसरे, अगर कोई गठबंधन बनता है, आप भी उसमें शामिल हो? आप क्या प्रयास करें? कमाल है, मैं काहे को शिद्दत चाहूंगा? जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए मुझे किस शिद्दत की आवश्यकता थोड़ा है भाई। कोई इसी काम बैठा, मेरा काम कौन करेगा? मैं यहाँ बैठ जाऊं कि अलायंस होगा, जैसे पिछली बार मुझे धोखा दिया गया, फिर अलायंस होगा तो अलायंस में जाएंगे, अपना काम ना करूं? मैं तो अपना काम करा। जिसको लगता है कि उनको सरकार बनानी, आगे बढ़ना है, या बीजेपी को रोकने में जो है हमारे बगैर जो संभव नहीं है। आप जो पिछला अलायंस है उसको देख लो ना। आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रति जिम्मेदार हूँ। मुझे किसी पार्टी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने लोगों के प्रति जवाबदेही हूँ। जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतनी जवाबदेही भी बढ़ेगी। हमें अपने लोगों की चिंता, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें अलायंस के लिए ऑफर दे या ना दे। हम अपना काम कर रहे हैं और हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हम इतनी शक्ति में जाएंगे कि हमारे बगैर पत्ता नहीं हिलेगा उत्तर प्रदेश का। आप याद रखना मेरी बात को। कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब भी प्लेयर हैं पॉलिटिक्स में, उनकी अपनी पार्टी है, जगह जगह जाके चुनाव लड़ते हैं। अगर उनके साथ में समीकरण बना आपका, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने सभाएं भी की हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं उनकी, मैं देख रहा हूँ। जरूरी नहीं कि उनके साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता। ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, हो सकता है। हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उनके साथ भी हम लोग मिलकर लड़ सकते हैं। ये पार्टी का फैसला है और हम कोशिश करेंगे कि एक और महागठबंधन बने। क्या दिक्कत है?
हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष का वोट बटे नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई किसी का गुलाम नहीं है। किसी को अगर ये गलतफहमी हो कि हम कोई वोट किसी का गुलाम है, तो ऐसा